हेलो जय हिंद नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑनलाइन जीके फ्री क्लासेज में। आज के इस वीडियो में हम एसएससी एमटीएस 2024 के एग्जाम के लिए 23वां कंप्लीट मॉडल पेपर लेकर आए हैं, जिसके अंदर हम बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों को कवर करेंगे और वो सभी क्वेश्चन आपके एसएससी एमटीएस 2024 के एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे। इसलिए इस 23वें मॉडल पेपर को आपको कंप्लीट देखना है और इस मॉडल पेपर के एंड में आपको बताना है कि आपके टोटल कितने क्वेश्चन सही होते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं इस 23वें मॉडल पेपर को बिना देरी के। पहला प्रश्न है आप सभी के सामने, निम्नलिखित में से अलमटी बांध किस नदी पर बना है? मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है ये। ऑप्शन ए है पेरियार नदी पर है, ऑप्शन बी है सतलुज नदी पर है, ऑप्शन सी है कावेरी नदी पर है और ऑप्शन डी है कृष्णा नदी पर है। तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है डी, यानी कि जो अलमटी बांध है ये बना हुआ है कृष्णा नदी पर। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। दूसरा प्रश्न है आप सभी के सामने, भागीरथी नदी की सहायक नदी कौन सी है? ऑप्शन ए है भीलांगना नदी, ऑप्शन बी है धौलीगंगा नदी, ऑप्शन सी है पिंडर नदी और ऑप्शन डी है बिशनगंगा नदी। तो जल्दी से बताइए इन चारों में से करेक्ट आंसर है क्या होगा? पूछा गया है कि भागीरथी नदी की सहायक नदी कौन सी है। तो यहाँ पर हो जाएगा करेक्ट आंसर सभी का ऑप्शन है ए, यानी कि भागीरथी नदी की सहायक नदी है भीलांगना नदी। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर सभी का ऑप्शन है ए, राइट आंसर। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। तीसरा प्रश्न है आप सभी के सामने, टीला नदी, सेती नदी और बैरी नदी किसकी सहायक नदियां हैं? मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है ये। और देखिए ये प्रश्न काफ़ी बार एग्जाम के अंदर पूछा जाने वाला प्रश्न है, तो जल्दी से एक काम कीजिए, इस प्रश्न का आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। पूछा गया है कि टीला नदी, सेती नदी और बैरी नदी किसकी सहायक नदियाँ हैं? ऑप्शन ए में दिया गया है तमसा नदी की सहायक नदियां हैं, ऑप्शन बी में दिया गया है घाघरा नदी की सहायक नदियां हैं, ऑप्शन सी में दिया गया है माही नदी की सहायक नदियां हैं और ऑप्शन डी में दिया गया है साबरमती नदी की सहायक नदियां हैं। तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो यहाँ पर हो जाएगा करेक्ट आंसर सभी का ऑप्शन है बी, यानी कि टीला नदी, सेती नदी और बैरी नदी ये किसकी सहायक नदियां हैं? तो ये हैं घाघरा नदी की सहायक नदियां। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा तीसरे के अंदर सभी का ऑप्शन है बी, राइट आंसर। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। चौथा प्रश्न है आप सभी के सामने, निम्नलिखित में से गुप्त वंश का संस्थापक कौन था? मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है ये। ऑप्शन ए है श्रीगुप्त, ऑप्शन बी है समुद्रगुप्त, ऑप्शन सी है चंद्रगुप्त प्रथम और ऑप्शन डी है चंद्रगुप्त द्वितीय। तो जल्दी से बताइए इन चारों में से करेक्ट आंसर है क्या होगा? पूछा गया है कि गुप्त वंश का संस्थापक कौन था। तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है ए, यानी कि गुप्त वंश का संस्थापक था श्रीगुप्त। तो चौथे के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है ए। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। पांचवा प्रश्न है आप सभी के सामने, ल्यूसीफर खाली स्थान ग्रह का अन्य नाम है। या फिर देखिए इस प्रश्न को ऐसे भी पूछ लिया जाता है कि ल्यूसीफर किस ग्रह का अन्य नाम है? ऑप्शन ए है बृहस्पति ग्रह का, ऑप्शन बी है मंगल ग्रह का, ऑप्शन सी है शुक्र ग्रह का और ऑप्शन डी है शनि ग्रह का। तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है सी, यानी कि ल्यूसीफर है या शुक्र ग्रह का अन्य नाम है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा पांचवे के अंदर सभी का ऑप्शन है सी। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। छठा प्रश्न है आप सभी के सामने, दिए गए विकल्पों में से वामन ग्रह की पहचान करें। या फिर देखिए इस प्रश्न को ऐसे भी बोल दिया जाता है कि निम्नलिखित में से किस ग्रह को वामन ग्रह के नाम से जाना जाता है? ऑप्शन ए है प्लूटो को, ऑप्शन बी है बुध को, ऑप्शन सी है नेपच्यून को और ऑप्शन डी है मंगल को। तो जल्दी से बताइए इन चारों में से करेक्ट आंसर है क्या होगा? तो यहाँ पर देखिए करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है ए, यानी कि वामन ग्रह है ये कौन सा है? प्लूटो, या फिर प्लूटो को वामन ग्रह के नाम से भी जाना जाता है। तो छठे के अंदर हो जाएगा करेक्ट आंसर सभी का ऑप्शन है ए। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। सातवां प्रश्न है आप सभी के सामने, राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है ये। ऑप्शन ए है 30 वर्ष, ऑप्शन बी है 25 वर्ष, ऑप्शन सी है 35 वर्ष
और ऑप्शन डी है 20 वर्ष। तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है ए, यानी कि राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु होनी चाहिए कितनी, 30 वर्ष। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन ए राइट आंसर। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 8वां प्रश्न है आप सभी के सामने, भारत में लोकसभा का पहला चुनाव कब हुआ था? या फिर देखिए इस प्रश्न को ऐसे भी पूछ लिया जाता है कि लोकसभा का पहला चुनाव भारत में कब हुआ था। ऑप्शन ए है 1950 से 1951 के बीच में, ऑप्शन बी है 1949 से 1950 के बीच में, ऑप्शन सी है 1948 से 1949 के बीच में, और ऑप्शन डी है 1951 से 1952 के बीच में। तो जल्दी से बताइए इन चारों में से करेक्ट आंसर है क्या होगा। पूछा गया है कि भारत में लोकसभा का पहला चुनाव कब हुआ था। तो मेरे भाई याद रखना ऑप्शन डी हो जाएगा यहाँ पर है करेक्ट आंसर, यानी कि भारत में पहला लोकसभा चुनाव हुआ था 1951 और 1952 के बीच में। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर सभी का ऑप्शन है डी राइट आंसर। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 9वां प्रश्न है आप सभी के सामने, कौन सी रिपोर्ट मौलिक अधिकारों से संबंधित नहीं है? ऑप्शन ए है तेज बहादुर सप्रू रिपोर्ट, ऑप्शन बी है मोतीलाल नेहरू रिपोर्ट, ऑप्शन सी है सरकारी आयोग की रिपोर्ट, और ऑप्शन डी है जेबी कृपलानी रिपोर्ट। तो इन चारों में से आपसे पूछा गया है कि कौन सी रिपोर्ट मौलिक अधिकारों से संबंधित नहीं है। तो यहाँ पर देखिए मेरे भाई राइट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है सी, यानी कि सरकारी आयोग की रिपोर्ट है, ये रिपोर्ट मौलिक अधिकारों से संबंधित नहीं है। तो 9A के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है सी। और यहाँ पर देखिए यदि ये वीडियो आपको पसंद आ रही है तो जल्दी से एक बार इस वीडियो को लाइक कर दो, और चैनल पर यदि आप पहली बार जुड़े हो तो चैनल को कर लो सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करना, ताकि ऐसे ही इंपॉर्टेंट क्लास का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले देखने को मिले। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 10वां प्रश्न है आप सभी के सामने, मौलिक कर्तव्यों को शामिल करने वाला पहला देश कौन सा था? मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है मेरे भाई, जल्दी से एक काम कीजिए, इस प्रश्न का आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये, पूछा गया है कि मौलिक कर्तव्यों को शामिल करने वाला पहला देश कौन सा था। तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन ए में दिया गया है अल्बानिया देश, ऑप्शन बी है सोवियत संघ, ऑप्शन सी है भारत देश, और ऑप्शन डी है पोलैंड देश। तो इन चारों में से कौन सा हो जाएगा करेक्ट आंसर है? तो यहाँ पर देखिए करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर सभी का ऑप्शन है बी, यानी कि मौलिक कर्तव्यों को शामिल करने वाला पहला देश है सोवियत संघ। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा 10वें के अंदर सभी का ऑप्शन है बी। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 11वां प्रश्न है आप सभी के सामने, समानता के अधिकार में कितने अधिकारों का उल्लेख किया गया है? ऑप्शन ए है 3 अधिकारों का, ऑप्शन बी है 6 अधिकारों का, ऑप्शन सी है 5 अधिकारों का, और ऑप्शन डी है 4 अधिकारों का। तो यहाँ पर देखिए करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है सी, यानी कि समानता के अधिकारों में 5 अधिकारों का उल्लेख किया गया है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा 11वें के अंदर सभी का ऑप्शन है सी राइट आंसर। और देखिए आज के इस वीडियो में हम जीके और जीएस के बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवाएंगे, और वो सभी क्वेश्चन आपके एसएससी एमटीएस 2024 के एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे। इसलिए इस क्लास को आपको कंप्लीट देखना है, और इस क्लास के एंड में आपको बताना है कि आपके टोटल कितने क्वेश्चन सही होते हैं। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 12वां प्रश्न है आप सभी के सामने, आंध्र प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था? मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है ये। ऑप्शन ए है 2013 में, ऑप्शन बी है 2012 में, ऑप्शन सी है 2014 में, और ऑप्शन डी है 2015 में। तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से हो जाएगा करेक्ट आंसर सभी का ऑप्शन है सी, यानी कि 2014 के अंदर आंध्र प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम पारित किया गया था। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा 12वें के अंदर सभी का ऑप्शन है सी राइट आंसर। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 13वां प्रश्न है आप सभी के सामने, राज्य वित्त आयोग का गठन किसके द्वारा किया जाता है? ऑप्शन ए है राष्ट्रपति के द्वारा, ऑप्शन बी है राज्य के मुख्यमंत्री द्वारा,
ऑप्शन सी है राज्य के गृह मंत्री के द्वारा और ऑप्शन डी है राज्य के राज्यपाल के द्वारा। तो जल्दी से बताइए इन चारों में से करेक्ट आंसर है क्या होगा। पूछा गया है कि राज्य वित्त आयोग का गठन किसके द्वारा किया जाता है। तो यहाँ पर हो जाएगा मेरे भाई करेक्ट आंसर ऑप्शन है डी, यानी कि राज्य वित्त आयोग का गठन किया जाता है राज्य के राज्यपाल के द्वारा। तो 13वें के अंदर हो जाएगा सभी का करेक्ट आंसर ऑप्शन है डी। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 14वां प्रश्न है आप सभी के सामने, खाली स्थान झीलों में पौधों और शैवाल के अतिवृद्धि की प्रक्रिया है। या फिर देखिए इस प्रश्न को ऐसे भी बोल दिया जाता है कि झीलों में पौधों और शैवाल के अतिवृद्धि की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है। ऑप्शन ए है प्रकाश संश्लेषण कहा जाता है, ऑप्शन बी है सुपोषण कहा जाता है, ऑप्शन सी है प्रजनन कहा जाता है और ऑप्शन डी है वाष्पोत्सर्जन कहा जाता है। तो यहाँ पर देखिए मेरे भाई इन चारों में से हो जाएगा करेक्ट आंसर सभी का ऑप्शन है बी, यानी कि झीलों में पौधों और शैवालों के अतिवृद्धि की प्रक्रिया को बोला जाता है सुपोषण। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा 14वें के अंदर ऑप्शन है बी। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 15वां प्रश्न है आप सभी के सामने, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 32 किससे संबंधित है। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है ये। तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर क्या होगा जल्दी से बताइए। पूछा गया है कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 32 किससे संबंधित है। ऑप्शन ए है जीवन का अधिकार से, ऑप्शन बी है संपत्ति का अधिकार से, ऑप्शन सी है संवैधानिक उपचारों का अधिकार से और ऑप्शन डी है वित्तीय आपातकाल से। तो क्या होगा इन चारों में से करेक्ट आंसर है। तो यहाँ पर देखिए जिस भी अभ्यर्थी ने ऑप्शन सी कमेंट किया है तो उन सभी का हो जाएगा करेक्ट आंसर ऑप्शन है सी, यानी कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 32 है वो संवैधानिक उपचारों के अधिकार से संबंधित है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा 15वें के अंदर सभी का ऑप्शन है सी। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 16वां प्रश्न है आप सभी के सामने, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 360 किससे संबंधित है। ऑप्शन ए है जीवन का अधिकार से, ऑप्शन बी है संपत्ति का अधिकार से, ऑप्शन सी है संवैधानिक उपचारों के अधिकार से और ऑप्शन डी है वित्तीय आपातकाल से। तो इन चारों में से करेक्ट आंसर क्या होगा। तो यहाँ पर देखिए मेरे भाई करेक्ट आंसर हो जाएगा 16वें के अंदर ऑप्शन है डी, यानी कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 360 है ये वित्तीय आपातकाल से संबंधित है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा 16वें के अंदर सभी का ऑप्शन है डी। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 17वां प्रश्न है आप सभी के सामने, काला सागर निम्नलिखित में से किस देश की सीमा को छूता है। ऑप्शन ए है पोलैंड देश की सीमा को, ऑप्शन बी है यूक्रेन देश की सीमा को, ऑप्शन सी है हंगरी देश की सीमा को और ऑप्शन डी है सर्बिया देश की सीमा को। तो जल्दी से बताइए इन चारों में से करेक्ट आंसर है क्या होगा। पूछा गया है कि काला सागर निम्नलिखित में से किस देश की सीमा को छूता है। तो यहाँ पर देखिए करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी, यानी कि जो काला सागर है वो यूक्रेन देश की सीमा को छूता है। तो 17वें में हो जाएगा करेक्ट आंसर सभी का ऑप्शन है बी। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 18वां प्रश्न है आप सभी के सामने, भारतीय पुरुष हॉकी टीम के प्रथम कप्तान कौन थे। ऑप्शन ए है मेजर ध्यानचंद, ऑप्शन बी है जयपाल सिंह मुंडा, ऑप्शन सी है बलबीर सिंह सीनियर और ऑप्शन डी है चरणजीत सिंह। तो जल्दी से बताइए इन चारों में से करेक्ट आंसर है क्या होगा। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, चाहे तो आप इस प्रश्न का स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। पूछा गया है कि भारतीय पुरुष हॉकी टीम के प्रथम कप्तान कौन थे। तो यहाँ पर जिस भी अभ्यर्थी ने ऑप्शन बी कमेंट किया है तो करेक्ट आंसर हो जाएगा उन सभी का ऑप्शन है बी, यानी कि भारतीय पुरुष हॉकी टीम के प्रथम कप्तान थे जयपाल सिंह मुंडा। तो करेक्ट आंसर कर लेंगे 18वें के अंदर सभी अभ्यर्थी ऑप्शन बी को राइट आंसर। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 19वां प्रश्न है आप सभी के सामने, वास्तुकला की पंचायतन शैली में कितने मंदिर मौजूद हैं। ऑप्शन ए है 5, ऑप्शन बी है 3, ऑप्शन सी है 9 और ऑप्शन डी है 7। तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से हो जाएगा करेक्ट आंसर 19वें में ऑप्शन है ए, यानी कि वास्तुकला की पंचायतन शैली में कितने मंदिर मौजूद हैं। तो इसके अंदर मौजूद हैं 5 मंदिर। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा 19वें में सभी का ऑप्शन है ए। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं।
20वां प्रश्न है आप सभी के सामने, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 352 किससे संबंधित है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है और ये प्रश्न तो काफ़ी बार एग्जाम के अंदर है पूछा भी जा चुका है। पूछा जाता है कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 352 किससे संबंधित है। तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से हो जाएगा मेरे भाई करेक्ट आंसर ऑप्शन है सी, यानी कि भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद 352 है वो बाहरी आक्रमण से संबंधित है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा 20वें के अंदर सभी का ऑप्शन है सी। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आई है तो जल्दी से एक बार इस वीडियो को लाइक कर दो और चैनल पर यदि आप पहली बार जुड़े हो तो चैनल को कर लो सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करना, ताकि ऐसे ही इंपॉर्टेंट क्लास का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले देखने को मिले। और आज की इस वीडियो में हमने जीके और जीएस के 20 बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवाए हैं। तो इन 20 में से आपके कितने क्वेश्चन सही होते हैं सभी को कमेंट सेक्शन के अंदर कमेंट करना है। और जिस भी अभ्यर्थी के 20 में से 19+ सही हुए हैं तो उनकी तैयारी बेहतर है। तो फिर मिलते हैं ऐसे बेहतरीन क्वेश्चनों के साथ सुबह 11 बजे।